नमस्कार। समसामयिक विषयों की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। ये यूपीएससी उम्मीदवारों की तैयारी को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। आज 13 अक्टूबर 2025 की कवरेज का ये पहला भाग है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अलग-अलग स्रोतों से ज़रूरी जानकारी लेकर आते हैं। आज भी कई अहम विषय हैं। हो सकता है कुछ पर हमने पहले बात की हो, तो एक तरह से वो रिवीजन भी हो जाएगा। आज हम बात करेंगे भारत टैक्सी पहल, सुगम्य भारत ऐप, केराटोकोनस, फिर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ग्रीन सी टर्टल, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, सिद्धि समुदाय, क्यूबिट, पलाव और हुआसोंग 20 मिसाइल पर। हमारा मकसद है कि परीक्षा के नजरिए से जो सबसे खास बातें हैं वो निकलकर सामने आए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है भारत टैक्सी पहल। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन मतलब एनईजीडी ने साकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ मिलकर इसे सपोर्ट किया है। कहा जा रहा है कि यह देश की पहली सहकारी संचालित राष्ट्रीय राइड हेलिंग सेवा है। हाँ, और इसमें बड़े नाम जुड़े हैं, जैसे आईएफएफसीओ, कृभाको, नैफेड। ये इसे सिर्फ एक और ऐप से ज्यादा बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक टैक्सी ऐप नहीं है। नहीं, इसका महत्व इसी बात में है कि ये सहकारी आंदोलन मतलब कोऑपरेटिव मूवमेंट की भावना को राइड हेलिंग जैसे मॉडर्न बिजनेस से जोड़ने की कोशिश है। इसमें ड्राइवरों और ग्राहकों दोनों के लिए ज्यादा फायदा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और एनईजीडी का जुड़ना इसे तकनीकी मजबूती देता है। अच्छा, तो एनईजीडी की भूमिका क्या है यहाँ? सिर्फ ऐप डेवलपमेंट? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। देखिए, एनईजीडी जो मीटी के तहत 2009 में बना था, वो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स में माहिर है। यहाँ वो तकनीकी मदद दे रहा है, जैसे प्लेटफॉर्म को डिजिलॉकर, उमंग जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म से जोड़ना, डेटा सुरक्षा देखना और ऐप को इस्तेमाल में आसान बनाना, खासकर अलग-अलग भाषाओं में। तो ये डिजिटल इंडिया और सहकारी मॉडल का एक अच्छा मेल है। ठीक है, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सुगम्य भारत ऐप पर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने गोवा में पर्पल फेस्ट में इसका नया वर्जन लॉन्च किया है। ये सुगम्य भारत अभियान का हिस्सा है ना? को मतलब पब्लिक प्लेसेस को एक्सेसिबल बनाना है। तो ये नया ऐप इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे मंत्रालय के दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग यानी DEPWD ने तैयार किया है। इस नए ऐप में क्या खास है, मतलब क्या फीचर्स हैं? कई नई चीजें हैं, जैसे अब यूजर्स खुद पब्लिक प्लेसेस की एक्सेसिबिलिटी को रेट कर सकते हैं। एक तरह से क्राउड सोर्सिंग हो गई। अच्छा। हाँ, और दिव्यांगजनों के लिए सरकारी योजनाओं, स्कॉलरशिप्स, नौकरियों की सारी जानकारी एक ही जगह मिलेगी। एक शिकायत निवारण मॉड्यूल भी है, और तो और AI पावर्ड चैटबॉट भी है मदद के लिए। ये 10 भाषाओं में है और सहायक तकनीकों मतलब असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के साथ भी काम करता है। वाह, ये तो वाकई दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सामाजिक न्याय के लिए कैसे हो सकता है। बिल्कुल। चलिए अब स्वास्थ्य क्षेत्र की एक खबर लेते हैं। केराटोकोनस, एक हालिया स्टडी कह रही है कि इस बीमारी का इलाज होने के बाद भी ये बिगड़ सकती है। ये असल में है क्या? केराटोकोनस आंखों की एक बीमारी है। इसमें जो आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्सा होता है, कॉर्निया, वो सामान्यतः गोल होता है, पर इस बीमारी में वो पतला होने लगता है और उसका आकार अनियमित मतलब कोन जैसा, शंकु जैसा हो जाता है। अच्छा। इससे होता यह है कि रोशनी ठीक से फोकस नहीं हो पाती और नज़र धुंधली हो जाती है या विकृत हो जाती है। और ये कब होती है? इसका इलाज क्या है? ये अक्सर टीनेज के आखिर में या 20s के शुरुआत में पता चलती है और फिर धीरे धीरे 10-20 साल में बढ़ सकती है। शुरुआती स्टेज में तो चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस से काम चल जाता है, पर अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो फिर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही एक रास्ता बचता है। एक और प्रक्रिया है कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग। इससे कोशिश की जाती है कि कॉर्निया और कमजोर न हो, मतलब बीमारी को बढ़ने से रोका या धीमा किया जा सके। लेकिन इसका कोई पक्का बचाव नहीं है? नहीं, अभी तक कोई ज्ञात बचाव नहीं है, और जैसा कि स्टडी ने बताया, इलाज के बाद भी इसके बिगड़ने का खतरा रहता है। ये इसे थोड़ा चुनौतीपूर्ण बनाता है। ये जानना जरूरी है, खासकर क्योंकि ये युवाओं को ज्यादा प्रभावित करती है। खैर, अब आते हैं कृषि क्षेत्र की एक बहुत बड़ी योजना पर, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना यानी PMDDKY। प्रधानमंत्री ने इसे हाल ही में दालों में आत्मनिर्भरता मिशन के साथ लॉन्च किया है। कुल परिव्यय करीब 35,440 करोड़ रुपए का है। जी हाँ, और अकेले PMDDKY का बजट ही बहुत बड़ा है। अगले 6 साल मतलब 2025-26 से 2030-31 तक इसके लिए 1.44 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं।
और इसका लक्ष्य है करीब 1.7 करोड़ किसानों तक पहुंचना, खासकर छोटे और सीमांत किसान। छोटे और सीमांत किसान मतलब जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है? बिल्कुल, और ये भारत की कुल किसान आबादी का लगभग 86% हिस्सा है, तो फोकस इन्हीं पर है। इस योजना में सबसे खास बात क्या लग रही है? सिर्फ बजट का बड़ा होना? ने मेरे हिसाब से सबसे अहम बात है इसका ओवरऑर्गेनाइज्ड, इंटीग्रेटेड नजरिया। ये 11 अलग-अलग मंत्रालयों की 36 मौजूदा कृषि योजनाओं को एक साथ ला रही है। 36 योजनाएं, कौन सी बड़ी योजनाएं इसमें शामिल हैं? इसमें पीएम किसान है, जिससे सीधी नकद मदद मिलती है, पीएम फसल बीमा योजना है, पीएम कृषि सिंचाई योजना है और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY भी। इन सबको एक छतरी के नीचे लाने से उम्मीद है कि योजनाओं का अमल बेहतर होगा, ओवरलैप कम होगा और किसानों को फायदा ज्यादा मिलेगा। और ये योजना किन इलाकों पर ज्यादा ध्यान देगी? इसका फोकस मुख्य रूप से उन 100 जिलों पर रहेगा जहां फसल की पैदावार राष्ट्रीय औसत से कम है, पानी की कमी है या फिर किसानों को लोन मिलने में दिक्कत होती है। इसे चलाएगा कौन, मतलब मंत्रालय? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और जिला स्तर पर कलेक्टर इसकी निगरानी करेंगे। ठीक है, अब इसके उद्देश्य क्या है? सिर्फ पैदावार बढ़ाना? पैदावार 20-30% बढ़ाने का लक्ष्य तो है ही, पर यह सिर्फ एक हिस्सा है। इसके अलावा सिंचाई सुधार कर मानसून पर निर्भरता कम करनी है, खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देना है, फसल कटाई के बाद जो नुकसान होता है उसे 5% से नीचे लाना है। और किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य? हाँ, 2030 तक किसानों की आय दोगुनी करना भी एक बड़ा लक्ष्य है। साथ ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जैसे जैविक खेती को बढ़ावा देना, महिला किसानों और डेयरी मछली पालन जैसे सहायक क्षेत्रों को भी सपोर्ट करना है और अंततः खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करना। सुनने में तो यह बहुत ही व्यापक लग रहा है। किसानों को सीधा फायदा कैसे पहुंचेगा? मतलब जमीन पर क्या दिखेगा? कई तरीके से, जैसे उन्हें बेहतर हाई यील्डिंग बीज मिलेंगे, सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने में मदद मिलेगी, सब्सिडी के साथ भंडारण की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी ताकि फसल खराब ना हो। और पैसों की मदद, लोन वगैरह? हाँ, खेती के सामान वगैरह पर 50 से 80% तक सब्सिडी का प्रावधान है। किसान क्रेडिट कार्ड या नाबार्ड से आसान लोन भी मिल सकेगा। बाजार तक पहुंच भी बेहतर होगी। ई-नाम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ेगा और एक नया ऐप भी लाने की बात है। ट्रेनिंग का भी कुछ है? जी, कृषि विज्ञान केंद्र KVKs किसानों को नई तकनीकों पर ट्रेनिंग देंगे। महिला किसानों के लिए खास तौर पर 10,000 महिला उत्पादक समूह बनाने का लक्ष्य है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि 500 किसानों को विदेश भी भेजा जाएगा, जैसे इजराइल, जापान, वहां की एडवांस खेती की तकनीक सीखने के लिए। वाह, ये तो सच में 360 डिग्री अप्रोच लग रही है। काफी महत्वाकांक्षी योजना है ये। बिल्कुल। चलिए अब विषय बदलते हैं और पर्यावरण की तरफ चलते हैं। एक अच्छी खबर है, ग्रीन सी टर्टल यानी हरे समुद्री कछुए की स्थिति IUCN रेड लिस्ट में सुधर गई है। इसे संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड से हटाकर कम चिंताजनक यानी लीस्ट कंसर्न श्रेणी में डाल दिया गया है। ये वाकई बहुत अच्छी खबर है। ये दिखाती है कि अगर लगातार संरक्षण के प्रयास किए जाएं तो नतीजे मिलते हैं। ग्रीन सी टर्टल वैसे सबसे बड़ा कठोर खोल वाला समुद्री कछुआ है। इसका नाम ग्रीन सी टर्टल क्यों है? क्या इसका खोल हरा होता है? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम इसके खोल के रंग की वजह से नहीं, बल्कि इसके खोल के नीचे जो फैट या चर्बी होती है उसके हरे रंग की वजह से पड़ा है। खोल का रंग तो जैतून जैसा या काला भी हो सकता है। अच्छा, इनकी और क्या खासियतें हैं? एक और मजेदार बात है इनका खानपान। जब ये छोटे होते हैं, किशोर अवस्था में, तो मांसाहारी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, वयस्क होने पर ये शाकाहारी हो जाते हैं। मुख्य रूप से समुद्री घास और शैवाल खाते हैं। ये अपने इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं, एक तरह से कीस्टोन प्रजाति माने जाते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं? ये दुनिया भर के गर्म समुद्रों में मिलते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पानी में। इनका सिर शरीर के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है, दांत नहीं होते, पर चोंच ऐसी होती है जो इनके खाने के लिए उपयुक्त है। कान दिखते नहीं है, त्वचा से ढके होते हैं, पर सूंघने की शक्ति गजब की होती है। लगभग पूरी जिंदगी पानी के नीचे ही बिताते हैं। सिर्फ मादाएं अंडे देने के लिए रेत पर बाहर आती हैं। इनकी उम्र करीब 60-70 साल हो सकती है। इनकी स्थिति में सुधार वाकई सराहनीय है। चलिए अब विज्ञान और तकनीक की ओर रुख करते हैं। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी ANRF की कार्यकारी परिषद ने रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन
आरडीआई स्कीम के लिए एक विशेष प्रयोजन निधि यानी एसपीएफ को मंजूरी दी है। हाँ, ये आरडीआई स्कीम एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य मकसद है निजी क्षेत्र को मतलब प्राइवेट सेक्टर को रिसर्च और इनोवेशन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके लिए उन्हें लंबी अवधि के लिए कम ब्याज या बिना ब्याज के लोन या रीफाइनेंसिंग की सुविधा दी जाएगी। इसका नोडल विभाग कौन सा है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या रखे गए हैं? कई उद्देश्य हैं। पहला तो यही कि प्राइवेट सेक्टर को उभरते हुए तकनीकी क्षेत्रों जिन्हें सनराइज डोमेन कहते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी रिसर्च में पैसा लगाने के लिए प्रेरित करना। दूसरा, ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करना जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल TRL में काफी आगे हों, मतलब जो लगभग बाजार में आने के करीब हों। तीसरा, महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी खरीदने या हासिल करने में मदद करना। और चौथा, डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स बनाना। ये काम कैसे करेगा? क्या ANRF सीधे कंपनियों को पैसा देगा? नहीं, सीधे नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ANRF का गवर्निंग बोर्ड होगा जो रणनीति तय करेगा। कुल बजट 1 लाख करोड़ का है। ANRF के तहत एक स्पेशल पर्पस फंड SPF बनेगा जो इस 1 लाख करोड़ के कोष का प्रबंधन करेगा। लेकिन ये SPF सीधे उद्योगों या स्टार्टअप्स में निवेश नहीं करेगा। तो फिर कैसे? ये पैसा दूसरी स्तरीय फंड मैनेजरों जैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स AIFs, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस DFIs या NBFCs के जरिए चैनलाइज किया जाएगा। और ये मदद लंबी अवधि के कम शून्य ब्याज वाले लोन के रूप में हो सकती है या फिर इक्विटी के रूप में, खासकर स्टार्टअप्स के लिए। ये भारत के R&D इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा बूस्ट हो सकता है। निश्चित रूप से ये एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। अब सामाजिक न्याय से जुड़ी एक और खबर पर आते हैं। राष्ट्रपति जी ने हाल ही में सिद्दी जनजाति समुदाय की साक्षरता दर 72% से ज्यादा होने पर खुशी जाहिर की है। ये समुदाय कौन है, इनके बारे में बताइए। सिद्दी समुदाय भारत का एक अनूठा इंडो अफ्रीकी जनजातीय समुदाय है। माना जाता है कि इनके पूर्वज अफ्रीका के बंटू समुदाय से थे। वे भारत कैसे आए, इसको लेकर अलग अलग बातें हैं। कुछ 7वीं सदी में अरब व्यापारियों के साथ आए, तो कुछ बाद में 16वीं सदी में पुर्तगालियों और अंग्रेजों के साथ, ज्यादातर गुलाम या सैनिक या नौकर के रूप में। अच्छा, और ये भारत में आजकल कहाँ रहते हैं? इनकी स्थिति क्या है? ये मुख्य रूप से पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी भारत में बसे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में इनके समुदाय हैं। केंद्र सरकार ने 2003 में इन्हें अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा दिया था और ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी PVTG की सूची में भी शामिल है। PVTG लिस्ट में, मतलब इनके विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जी हाँ, पारंपरिक रूप से इनकी आजीविका खेती, जंगल से मिलने वाली चीजों और मजदूरी पर निर्भर रही है। इनकी संस्कृति के बारे में कुछ खास? भाषा? ये जहाँ रहते हैं वहाँ की स्थानीय भाषाएं बोलते हैं, जैसे कोंकणी, उर्दू या मराठी। इनका अपना लोक संगीत और नृत्य बहुत मशहूर है, जैसे धमाल नृत्य जो पुरुष करते हैं। सरकार ने इनके कल्याण के लिए PM जनमान जैसी योजनाएं भी चलाई हैं। तो इनकी साक्षरता दर का 72% से ज्यादा होना वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये समावेशी विकास की दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। बिल्कुल। चलिए अब फिर से विज्ञान और तकनीक की दुनिया में चलते हैं। क्यूबिट की बात करते हैं। कैलटेक ने दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रल एटम क्यूबिट एरे बनाया है, 6100 क्यूबिट्स। कहा जा रहा है कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग को एरर करेक्शन और बड़े पैमाने की गणनाओं के और करीब लाता है। ये क्यूबिट होता क्या है? क्यूबिट यानी क्वांटम बिट। ये क्वांटम कंप्यूटिंग में जानकारी को एनकोड करने की, मतलब सहेजने की बुनियादी इकाई है। जैसे हमारे साधारण कंप्यूटर में बिट होता है, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट होता है। तो इसमें और बिट में फर्क क्या है? फर्क बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक साधारण बिट का मान या तो 0 हो सकता है या 1, बस 2 ही अवस्थाएं हैं। लेकिन एक क्यूबिट क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब नियमों के कारण 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। और यही खास बात है, एक ही समय पर 0 और 1 दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। एक ही समय पर दोनों? हाँ, इसी को सुपरपोजिशन कहते हैं। और इसी अनोखी क्षमता की वजह से क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में कहीं ज्यादा जानकारी प्रोसेस कर सकते हैं और बहुत जटिल गणनाएं कर सकते हैं। ये क्यूबिट बनते कैसे हैं? इन्हें बनाने के लिए क्वांटम कणों का इस्तेमाल होता है, जैसे फोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर फंसे हुए आयन,
सुपरकंडक्टिंग सर्किट या जैसा कैल्टेक ने किया न्यूट्रल एटम। इन कणों की क्वांटम अवस्थाओं को नियंत्रित करके क्यूबिट बनाए जाते हैं। क्यूबिट शब्द वैसे अमेरिकी भौतिक विज्ञानी बेंजामिन शूमाकर ने दिया था। तो सुपरपोजिशन के अलावा और क्या खास है? एक और गुण है एंटेंगलमेंट। इसमें दो या ज्यादा क्यूबिट्स आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं कि उनकी किस्मत एक हो जाती है, भले ही वो कितनी भी दूर हो। एक की अवस्था बदलते ही दूसरे की भी तुरंत बदल जाती है। इन गुणों के कारण ही क्वांटम कंप्यूटर वो गणनाएं कर सकते हैं जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों के लिए भी हजारों साल ले सकती हैं या असंभव है। जैसे नई दवाएं और मटेरियल खोजना, क्रिप्टोग्राफी को तोड़ना या उसे और सुरक्षित बनाना, फाइनेंशियल मॉडलिंग, एआई को बेहतर बनाना, संभावनाएं बहुत हैं। तो कैल्टेक का ये 6100 क्यूबिट एरे बनाना क्वांटम कंप्यूटिंग को प्रैक्टिकल बनाने की दिशा में, खासकर एरर करेक्शन की चुनौती से निपटने में एक बड़ा कदम है। वाकई भविष्य की तकनीक। अच्छा, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर चलते हैं। पलाओ। हाँ। इस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू होस्ट किया है। ये देश कहाँ है? पलाओ पश्चिमी प्रशांत महासागर में द्वीपों का एक समूह है। करीब 300 द्वीप हैं इसमें। लोकेशन देखें तो ये फिलीपींस के पूर्व में और इंडोनेशिया के उत्तर में पड़ता है। ये माइक्रोनेशिया क्षेत्र का हिस्सा है। भौगोलिक रूप से ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। राजधानी और मुख्य शहर कौन से? राजधानी थोड़ी अजीब है, गेरुलमुट। कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे कम आबादी वाली राजधानी है, लेकिन देश का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक केंद्र कोरोर है। भाषाएं पलाऊ और अंग्रेजी मुख्य हैं, पर जापानी और कुछ स्थानीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। इसका राजनीतिक इतिहास क्या है? ये स्वतंत्र कब हुआ? ये 1994 में स्वतंत्र हुआ। उससे पहले ये संयुक्त राष्ट्र का एक ट्रस्ट क्षेत्र था जिसका प्रशासन अमेरिका करता था, और आज भी ये अमेरिका से मिलने वाली वित्तीय सहायता पर काफी हद तक निर्भर है। अच्छा, किस तरह का समझौता है ये? इसे कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन कहते हैं। इस समझौते के तहत अमेरिका पुलाव को वित्तीय मदद देता है और बदले में पुलाव की रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की होती है। अमेरिका को वहां सैन्य ठिकाने बनाए रखने का अधिकार भी है। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इसकी लोकेशन इसे भू राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण बना देती है। दिलचस्प। चलिए अब आज के आखिरी विषय पर आते हैं, जो रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में एक सैन्य परेड में अपनी सबसे नई और सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग-20 का अनावरण किया है। जी हाँ, ये उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम में एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। हवासोंग-20 एक आईसीबीएम है। आईसीबीएम का मतलब होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी एक ऐसी जमीन आधारित मिसाइल जिसकी रेंज 5600 किलोमीटर से ज्यादा हो और जो परमाणु हथियार ले जा सके। और हवासोंग-20 की रेंज कितनी बताई जा रही है? खबरों के मुताबिक इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सैद्धांतिक रूप से अमेरिका समेत दुनिया के लगभग किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती है। इसमें तकनीकी रूप से क्या खास बात है? दो मुख्य बातें सामने आई हैं। पहली, ये ठोस ईंधन सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है। ठोस ईंधन, इसका क्या मतलब है? देखिए, मिसाइलों में या तो तरल ईंधन इस्तेमाल होता है या ठोस ईंधन। तरल ईंधन वाली मिसाइलों को लॉन्च से ठीक पहले ईंधन भरना पड़ता है, जिसमें समय लगता है, जबकि ठोस ईंधन वाली मिसाइलें पहले से तैयार रखी जा सकती हैं। उन्हें कहीं भी ले जाना आसान होता है और मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है। इससे दुश्मन को तैयारी का मौका कम मिलता है और उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और दूसरी खास बात? दूसरी बात यह है कि ये कार्बन फाइबर जैसी आधुनिक सामग्री से बनी है, जो इसे हल्का और मजबूत बनाती है, और इसमें एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम होने का भी दावा किया गया है, शायद आईएनएस के साथ जीपीएस या ऑप्टिकल सेंसर का कॉम्बिनेशन। आईसीबीएम तकनीक तो कई देशों के पास है। हाँ, पहला आईसीबीएम तो 1958 में सोवियत संघ ने बनाया था। आज रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, भारत, ब्रिटेन, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास ऑपरेशनल आईसीबीएम हैं। लेकिन उत्तर कोरिया का लगातार अपनी क्षमता को बढ़ाना, खासकर हवासोंग-20 जैसी उन्नत और ठोस ईंधन वाली आईसीबीएम विकसित करना, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ये उसके परमाणु हथियार कार्यक्रम की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। बिल्कुल। तो ये थी 13 अक्टूबर 2025 भाग 1 की कुछ अहम सुर्खियां और उनका विश्लेषण।
हमने गवर्नेंस टेक्नोलॉजी, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, कृषि नीति, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान और तकनीक में रिसर्च, जनजातीय मामले, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति व रक्षा जैसे कई अलग-अलग क्षेत्रों को कवर किया। आज की चर्चा से एक विचार मन में आता है। हम एक तरफ डिजिटल प्लेटफॉर्म और समावेशी उपकरणों का संगम देख रहे हैं, जैसे भारत टैक्सी या सुगम्य भारत ऐप। दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता पर जोर है, जैसे पीएमडीकेवाई या आरडीआई स्कीम में। और साथ ही वैश्विक स्तर पर रक्षा प्रौद्योगिकी का विकास भी हो रहा है, जैसे हुआसोंग 20। तो सोचने वाली बात यह है कि ये अलग-अलग दिखने वाली प्रवृत्तियां, डिजिटल समावेश, आत्मनिर्भरता और उन्नत रक्षा क्षमताएं जब एक साथ आती हैं, तो भविष्य में शासन के मॉडल, आर्थिक रणनीति और सुरक्षा के लिए ये कौन से नए अवसर और कौन सी नई चुनौतियां पेश कर सकती हैं, इस पर सोचना दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल सही। इस गहन पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी यूपीएससी की तैयारी में मददगार साबित होगी। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।